अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। गुज़िश्ता 24 से 36 घंटे की बहुत सी अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जिन पे बहुत डिटेल एनालिसिस हो सकता है, ख़ास करके किस तरह से पीएमएलएन अब इमरान खान के मुकाबले में अपनी एक काउंटर स्ट्रैटेजी, ख़ासी बेहतर काउंटर स्ट्रैटेजी सामने लेके आ रहे हैं। उनके ऊपर या उनको कहीं से आइडियाज़ दिए जा रहे हैं कि आप भी जो है निकलें और इसकी अहमियत जो है वो क्या है? ये सब चीज़ें बहुत एनालिसिस माँगती हैं। किस तरह से एफआईए को इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से एफआईए एक रिडंडेंट पीका ऑर्डिनेंस के सेक्शन 20 को इस्तेमाल कर रही है, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो सस्पेंड कर चुके हैं। ये सब चीज़ें अपनी जगह बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही ख़ास और फोकस्ड इशू पे बात करना चाहता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए समझने के लिए, बिकॉज़ इसके सारे पार्ट्स इंटरकनेक्टेड हैं। मैंने ये सारे पॉइंट्स अपने सामने लिख के रखे हैं। इससे पहले मैंने इसी हवाले से एक क्यू एंड ए सेशन जो है वो मैंने इंग्लिश में भी किया, एक इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस के लिए डायस्पोरास के हवाले से किया, जिसका लिंक जो है जीवीएस न्यूज़ का वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और इसके जहाँ एंड टाइटल्स या एंड प्रोग्राम्स होते हैं, वीलॉग्स वीडियोस होती हैं, वहाँ पे भी मैं उसे अटैच कर दूंगा ताकि आप उसे देख सकें। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देखिएगा, बिकॉज वो खासी लंबी वीडियो है और उसमें मैंने बहुत डिटेल दी है अमेरिकन डायस्पोरास के हवाले से। लेकिन अब मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि जो चीज़ इस वक्त इंपॉर्टेंट है कि अब से बहुत घंटे पहले पाकिस्तान के वक्त के हिसाब से शाम के 7 बजे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने यूरोप और बरतानिया में पाकिस्तानी डायस्पोरास को 17 मुकामात पे 17 शहरों में, जिसमें यूके के बहुत से शहर हैं, जिसमें स्कॉटलैंड का शहर ग्लासगो, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर शामिल थे। इसी तरह इटली के शहर थे, फिर उसमें नॉर्वे के शहर थे और भी बहुत से ऐसे शहर थे। टोटल 17 मुकामात थे जहाँ लार्ज स्क्रीन्स रखी गई। पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ कहीं सैकड़ों, कहीं की तादाद में या हज़ारों की तादाद में वहाँ पे जमा थी। कहीं ये हॉल थे, कहीं ये ओपन थिएटर थे, कहीं पार्क थे। और वहाँ पर उन्होंने इमरान खान साहब ने उनसे खिताब किया। अब ये जो एड्रेस था, इसमें नई चीज़ क्या आई, कितनी चीज़ें दोहराई गई हैं। दोहराने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि 80% वही बातें हैं जो वो पहले कह चुके हैं, तो एक थकान और एक लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भी, उनके चाहने वालों और एडमायरर्स में, एनालिस्ट में बहुत से लोगों ने मुझे ये फीडबैक दिया है कि उनको ये ख़तरा महसूस होता है कि कहीं इमरान खान साहब अपने पुराने नैरेटिव को, जिसे अवाम और दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है, कबूल कर चुकी है, जो उनके सामने दर्जनों दफ़ा दोहराया जा चुका है, सैकड़ों दफ़ा डिस्कस हो चुका है, उसमें खो ना जाएँ और उनको अपने नैरेटिव को आगे पुश करना है, बिकॉज़ उनके सामने बहुत अहम, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेज़ हैं। लेकिन पहले देख लेते हैं कि इमरान खान साहब ने इस एड्रेस में यूके और यूरोप के अंदर लोगों को नई चीज़ क्या कही। देखिए, एक नई चीज़ उन्होंने लोगों को ये कही, उन्होंने कहा कि देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लोकल पॉलिटिशियंस जो हैं, यानी मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, इलेक्टेड जो लोग हैं, उनको अप्रोच करें, उन्हें बताएँ, उन्हें ख़त लिखें, उन्हें ईमेल्स भेजें, उन्हें मैसेजेस भेजें कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत हो रही है, वो क्यों ख़तरनाक है, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक साज़िश हुई है, उनको कॉन्फिडेंस मिले। अगर और कुछ नहीं कर सकते, तो लेटर्स टू एडिटर जो हैं, वो आप लिखें। और फिर उन्होंने ये भी एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट की पाकिस्तानी डायस्पोरा से कि आप हम लोगों के लिए फंड रेजिंग करें, तहरीक इंसाफ पीटीआई के लिए। और क्योंकि आपकी थोड़ी-थोड़ी जो डोनेशंस होती हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं। ये इस चीज़ को भी शो करता है कि पीटीआई के पास उतने फंड्स और रिसोर्सेज़ नहीं हैं, और जो पॉलिटिकल कैंपेन वो रन कर रहे हैं, जलसे, कन्वेंशन, ये सब चीज़, इसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है, इसके लिए उन्हें बार-बार फंड रेजिंग करनी पड़ रही है। उनके पास ग़ालिबन उस किस्म के रिसोर्सेज़ नहीं हैं, जो पाकिस्तान की 2 और बड़ी सियासी जमातों के पास जिस किस्म के असासे या रिसोर्सेज़ जो हैं, वो मौजूद हैं। उसके अलावा जो उन्होंने चीज़ पुरानी दोहराई, लेकिन एक नए एंगल से दोहराई, उन्होंने ये कहा कि आप लोग चूँकि रहते हैं रूल बेस्ड एरियाज़ में, जहाँ पर आप डेमोक्रेसीज़ में रहते हैं, जहाँ रूल ऑफ लॉ है, जहाँ पर एक ऑर्डर है, और आप ये देख सकते हैं कि इन ममालिक के अंदर जहाँ आप रहते हैं, वहाँ इस किस्म के लोग जिन पे करप्शन के इतने सीरियस इल्ज़ामात हों, वो पॉलिटिक्स में आ ही नहीं सकते। ये मतलब उनका कहने का ये था कि पाकिस्तान में तो ट्रेंड ये है कि पहले अदालत में चले जाएँ, सेशन कोर्ट पे साबित करें, सेशन कोर्ट से फिर अगर साबित हो जाता है तो हाई कोर्ट से, जब साबित नहीं होता तो हाई कोर्ट से अगर साबित हो जाता है, तो जब सुप्रीम कोर्ट में चले जाएँ, फिर रिव्यू में चले जाएँ। जब तक रिव्यू खत्म नहीं होता किसी पॉलिटिशियन का, वो पॉलिटिशियन और उसके सपोर्टर्स यही कहते रहते हैं कि अभी तो इस चीज़ का अदालत ने फैसला नहीं किया, और वो लोग सियासत करते रहते हैं, इलेक्शंस में खड़े होते रहते हैं, और ये एक मज़ाक है। लेकिन इस किस्म का मज़ाक जो है, वो वेस्टर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज़ में, बरतानिया में और यूरोप यूनियन के अंदर कहीं नहीं हो सकता। वहाँ अगर किसी सियासतदान के ऊपर काबिल ज़िक्र किस्म का इल्ज़ाम लगता है, तो उसको मीडिया के सामने आके पब्लिक स्पेस में अपनी क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। जिस तरह से खुद इमरान खान साहब ने तोशा खाने के हवाले से जो इल्ज़ामात लगे, या इससे पहले बनी गाला के हवाले से जो इल्ज़ामात लगे, खैर बनी गाला तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, लेकिन वो इसके बगैर भी एक्सप्लेन, वो सूरत हाल जो है वो हो सकती थी। तो बहरहाल उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने फिर दोहराई। उन्होंने कहा कि रशियन ओलिगार्क्स जो हैं,
उनकी एग्ज़ाम्पल आपके सामने है कि उनके पैसे, उनके फंड्स, उनके असासे जो हैं वो मगरब के बैंकों में थे। पाकिस्तान की जो अशराफिया है, जो रूलिंग क्लास है, वो भी बहुत करप्ट है। उसका मसला यही है कि उसकी बहुत बड़ी तादाद में जो असासे और इल गॉटन फंड्स हैं, जो वेल्थ है, वो मगरबी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में है। इसीलिए रशियन ओलिगार्क्स की तरह पाकिस्तान की जो ये अशराफिया है, ये मगरब के इंस्टीट्यूशंस के लिए, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत कंट्रोलेबल है। ये उनका कहना था। ये वो चीज़ें थी जो उन्होंने कहीं। अब जो मैं इसको आगे थोड़ा-सा बढ़ाना चाहता हूँ कि ये सही है कि डायस्पोरास के साथ यूके और यूरोप में जो इमरान खान साहब ने बात की, वो अहम थी। डायस्पोरास उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उन्होंने कहा क्रिकेटिंग के दौर से ये डायस्पोरास उनके लिए इम्पोर्टेंट है। कैंसर हॉस्पिटल्स में डायस्पोरास ने उनकी बहुत मदद की। अभी भी ये कैंसर हॉस्पिटल्स जब चलते हैं उसके लिए जो फंडिंग रेज़ होती है अरबों रुपए की हर साल, उसमें बहुत बड़ी जो परसेंटेज है वो पाकिस्तानी डायस्पोरा से उन्हें रिसीव होती है। तो वो उनसे इंडेटेड भी हैं और वो ये चाहते भी हैं कि पाकिस्तानी डायस्पोरा जो बहुत इंटेलिजेंट कम्युनिटी हैं, जिनका वर्ल्ड एक्सपोजर है, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रोल प्ले करें। यही वजह है कि इमरान खान साहब ने उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की और बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की। ये सब अपनी जगह सही है। लेकिन मेरा इस्तदलाल क्या है इस वीडियो के अंदर, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? मेरा इस्तदलाल ये है कि जो रियल बैटल है, वो यूके के अंदर नहीं है। जो रियल बैटल है, वो यूरोप पे नहीं है। जो रियल बैटल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, हकीकी जमहूरियत की, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की, वो 2 जगहों के ऊपर है। एक वो है पाकिस्तान के अवाम के साथ, जहाँ इमरान खान साहब को सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान के अपर मिडिल क्लासेस की, शहरों में रहने वाली अर्बन इंटेलिजेंसिया की, प्रोफेशनल क्लासेस की, जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, बैंक्स में काम करने वाले लोग हैं, हर किस्म की प्रोफेशनल क्लासेस हैं, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान हैं, फ़ौज के बहुत बड़े अफसरान जो हैं बहुत बड़ी तादाद में उन्हें सपोर्ट करते हैं, जिसका सभी को एहसास हो चुका है। तो इन सब तबकों की और मीडिया का भी एक हिस्सा उन्हें सपोर्ट करता है। अगर टेलीविजन चैनल के मालिकान उन्हें सपोर्ट ना भी कर रहे हों, कम से कम मीडिया के बहुत बड़ा सेक्शन जो है इस वक्त, एक सिग्निफिकेंट सेक्शन जो है उनको सपोर्ट करता है। ब्लॉक ऑफ सफ़ियर उन्हें सपोर्ट करता है। तो एक खासा बड़ा सेक्शन उनके साथ खड़ा है। तो एक तो बैटल पाकिस्तान की जमहूरियत की, पाकिस्तान के अवाम के अंदर है, जहाँ इमरान खान साहब को बहुत अप्रूवल हासिल है। वहाँ उनका रजीम चेंज का जो बयानिया है कि किस तरह उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश ही, उसे कबूल भी कर लिया गया है। लेकिन पाकिस्तान का जो इंतज़ामी ढांचा है, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त शरीफ सरदारी रजीम है, जो हुकूमत है, जो सिस्टम है, वो अपनी ताकत और अपना कॉन्फिडेंस और अपना एहतमाद जो है वो डिराइव कर रहा है वाशिंगटन से और वाशिंगटन के कंट्रोल ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर से। तो मेरा आर्गुमेंट ये है कि जो दूसरी बैटल लाइन है वो वाशिंगटन के अंदर है। वो कैलिफोर्निया में नहीं है, वो टेक्सास में भी उस तरह से नहीं है, वो लुजियाना में नहीं है, वो मिनेसोटा के अंदर नहीं है, वो किसी और दूर कनाडा के बॉर्डर के ऊपर नहीं है, वो कनाडा के अंदर नहीं है, वो मेक्सिको के अंदर नहीं है। वो खालिस्तान वाशिंगटन और उसका जो एरिया है, जैसे ग्रेटर वाशिंगटन या बेल्ट वे पॉलिटिक्स कहते हैं, वहाँ का वहाँ के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की एक बैटल लाइन इस वक्त एग्जिस्ट करती है, जहाँ एक छोटी सी एलीट है जो पाकिस्तान के बारे में फैसले करती है। इमरान खान साहब इस एलीट तक अपनी आवाज़ कैसे पहुँचा सकते हैं? मैंने चंद दिन पहले सुना था कि वो सीएनएन को इंटरव्यू देंगे, बेकी एंडरसन को। इंटरव्यू नहीं हुआ। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये, मुझे किसी ने कहा नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सीएनएन, बीबीसी, सीबीएस, फॉक्स और इस तरह के जो मेन स्ट्रीम बड़े अमेरिकन नेटवर्क्स हैं, इवन अल जजीरा जो बेसिकली ब्रिटिश टीम कंट्रोल्ड है, ये इमरान खान साहब का इंटरव्यू नहीं करना चाहेंगे। और अगर ये उनके इंटरव्यू करेंगे तो ये इंटरव्यू जो है ये इमरान खान साहब के लिए कोई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, बिकॉज उनका एक एजेंडा होगा और वो एजेंडे को इमरान खान के ऊपर इम्पोज करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब को पहुंचना है अमेरिकन पब्लिक तक, अमेरिकन कॉन्शसनेस तक, अमेरिका की एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी तक, अमेरिकन लेफ्ट तक। तो वो कैसे पहुंच सकते हैं? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अमेरिका कोई मोनोलिथ नहीं है। अमेरिका किसी एक शख्स का, किसी छोटी सी कम्युनिटी का नाम नहीं है। एक अमेरिका नहीं है। देर आर सेवरल अमेरिकाज। रिपब्लिकन अमेरिका है, डेमोक्रेटिक अमेरिका है, प्रोफेशनल अमेरिका है, एक्सट्रीम लेफ्ट का अमेरिका है, एक्सट्रीम राइट का अमेरिका है, एंटरटेनमेंट का अमेरिका है, रीसेंट माइग्रेंट्स का अमेरिका है, एफ्रो अमेरिकन का अमेरिका है, हिस्पैनिक्स का अमेरिका है, इंडियन अमेरिकन का अमेरिका है, पाकिस्तानी अमेरिकन का अमेरिका है, मुस्लिम अमेरिकन का अमेरिका है। हर किस्म का अमेरिका जो है वो एग्जिस्ट करता है। अमेरिका एक बहुत बड़ी वेस्टर्न वर्ल्ड की सिविलाइजेशन का लीडर है, जिसके अंदर एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर सैकड़ों किस्म के ग्रुप्स और ओपिनियंस जो हैं वो पाए जाते हैं। और वो ग्रुप और वो ओपिनियन जो पाकिस्तान से डील करते हैं, वो यूजली वाशिंगटन के अंदर 50 भी लोग नहीं हैं जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हैं। बहुत छोटा सा एक सर्कल है जो पाकिस्तान के बारे में फैसले करता है। इमरान खान साहब को लार्जर अमेरिकन सोसाइटी तक अपनी आवाज़ किसी न किसी तरह तक पहुंचानी है। अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया उनकी मदद नहीं करेगा।
मेरी सजेशन ये है कि उन्हें पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा को यूज़ करना होगा। ये पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा दुनिया भर में फैले हुए डायस्पोरास के मुकाबले में ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा एफ्लुएंट है, ज़्यादा वेल एंट्रेंच है। छोटा है, उतना बड़ा नहीं है जितना इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा है, उतना सोशल साइंसेज में और अमेरिकन इंतज़ामी ढांचे में भी उतना एंट्रेंच नहीं है, बिजनेस में भी उतना एंट्रेंच नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में भी उतना एंट्रेंच नहीं है जितना इंडियन डायस्पोरा है। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा फंक्शनल डायस्पोरा है, और ये इमरान खान साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है कि चूँकि ये पढ़ा लिखा डायस्पोरा है, इसका एक सर्टन वर्ल्ड व्यू है, ये चीज़ों को समझता है, ये IQ 10-15 ब्रिगेड नहीं है, ये बहुत पढ़ा लिखा डायस्पोरा है। ये इमरान खान साहब की बहुत मदद कर सकता है। भला अब ये मदद कर किस तरह सकता है? इमरान खान साहब को जिस तरह से उन्होंने यूके और यूरोप में आज उन्होंने 17 जगहों पे मुकामात पे बात की, उनको अमेरिका में भी इसी तरह से 10-12 मुकामात के ऊपर लार्ज स्क्रीन्स के ज़रिए पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा से उन्हें बात करनी है। ये लार्ज स्क्रीन्स जो हैं, जो शहर इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये वो शहर होंगे जहाँ बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा कम्युनिटी पाई जाती है, या पाकिस्तानी स्टूडेंट कम्युनिटी पाई जाती है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें हो सकती हैं। यानी इसमें जो शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें न्यूयॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वाशिंगटन बहुत इंपॉर्टेंट है, शिकागो बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूस्टन बहुत इंपॉर्टेंट है, डैलस इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा और भी ऐसे अमरीकी शहर हो सकते हैं जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी पाई जाती है। इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। उसमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट हो सकती है, और बॉस्टन मैसाचुसेट्स के अंदर चूँकि कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर MIT भी है, हार्वर्ड भी है, उससे कुछ ही फासले के ऊपर टफ्ट यूनिवर्सिटी है, तो फ्लेचर फ्लेचर यूनिवर्सिटी है, फ्लेचर है जिसका टफ्ट एंड फ्लेचर है, मतलब फ्लेचर प्रोग्राम है मेरा ख्याल है। बहरहाल ये जो एरिया है जहाँ येल है, तो ये चूँकि बेसिकली 100, 150, 200 किलोमीटर के दरमियान एक एकेडमिक एरिया है। ये सब एरियाज़ जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब इसका तरीका जो है वो क्या हो सकता है? या तो इमरान खान साहब जो हैं वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट कम्युनिटी से खिताब करते हैं, या फिर ये कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हैं जो टाउन हॉल्स में है, किसी ओपन पार्क में है, कम से कम 10 मुकामात के ऊपर वो अमेरिका के इन शहरों में है, जिससे इमरान खान साहब जो हैं वो इंग्लिश में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक टू देम इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करते हैं। और ये एक ओपन एंडेड आज़ादाना किस्म की स्पीच नहीं हो सकती। ये एक बड़ी प्रिपेयर्ड वेल रिटन स्क्रिप्टेड स्पीच होगी, जो उनके पास बुलेट पॉइंट, जो उनके पास पूरी की पूरी लिखी भी होनी चाहिए, और जो उन्होंने बहुत ज़्यादा पहले से रिहर्स की हो, ताकि उसमें उस किस्म के गैप्स ना आए जो बहुत सी पब्लिक स्पीचेस में आ जाते हैं, बिकॉज वो एक रिलेटिवली हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर के अंदर बात कर रहे होंगे। मेरी कुछ सजेशंस हैं जो मैंने अपनी इंग्लिश वीडियो में भी दी हैं। PTI ये इंश्योर कर सकती है कि हर वो पाकिस्तानी स्टूडेंट या फैमिली जो उनका एड्रेस सुनने के लिए आए, वो अपने एक कम से कम अमेरिकन फ्रेंड से रिक्वेस्ट करे। पाकिस्तानी स्टूडेंट बहुत आसानी से अपने साथ अपने अमेरिकन फ्रेंड्स को ला सकते हैं। ये फ्रेंड्स वाइट अमेरिकन हो सकते हैं, हिस्पैनिक हो सकते हैं, एफ्रो अमेरिकन हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, मिडल ईस्टर्न हो सकते हैं, लेकिन वो अदर देन पाकिस्तानी हो सकते हैं, वो इंडियन अमेरिकन भी लोग हो सकते हैं। तो फैमिलीज भी ला सकती हैं, स्टूडेंट्स भी ला सकते हैं, और यूँ उसमें एक पार्टिसिपेटरी सेंस बन जाएगी। यही पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ लोकल न्यूज़पेपर्स के एडिटर से और जो रिपोर्टर्स कवर करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को, क्योंकि अमेरिका के 3-4 बड़े अखबार को छोड़ के अमेरिका में दर्जनों छोटे छोटे अखबार भी हैं जो लोकल सिटी पब्लिकेशंस हैं, और उनका भी अपना एक सर्कुलेशन और इफेक्ट जो है वो होता है। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी इमरान खान साहब को ये ऑडियंस जो है वो दिला सकती है। लेकिन इसमें इसका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो आसान है, पाकिस्तानी कम्युनिटी इसे ऑर्गेनाइज भी कर सकती है। इसका जो बहुत मुश्किल पार्ट होगा इस किस्म की एक्सरसाइज का, उसका बुनियादी तौर पर ताल्लुक होगा उस मैसेज से, उस स्क्रिप्ट से, उस पैगाम से, जो कि इमरान खान साहब को या तहरीक इंसाफ को क्रिएट करना है। ये आसान काम नहीं होगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल काम होगा। उसकी उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उनका एक अब पॉलिटिकल बयानिया है, जिसमें वो डोनाल्ड लू के हवाले से एक बहुत बड़ी पोजीशन जो है वो ले चुके हैं। और चूंकि एक पॉलिटिशियन का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि पॉलिटिशियन जब कहीं पर भी बोलता है, किसी जलसे में बोलता है या टेलीविजन प्रोग्राम में बोलता है, तो वो सिर्फ अपने सामने की ऑडियंस से बात नहीं कर रहा होता, वो मल्टीपल लेयर्ड ऑडियंस से बात कर रहा होता है। एक पॉलिटिशियन जो है वो एक घर में बैठी हुई हाउस वाइफ से भी बात कर रहा होता है, सड़क पे चलाने वाले टैक्सी ड्राइवर से भी बात कर रहा होता है, कुक से भी बात कर रहा होता है, मुलाजिम से भी बात कर रहा होता है, और एट द सेम टाइम बहुत ही पढ़ी लिखी जो कम्युनिटीज़ होती है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, न्यूरो सर्जन्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं,
उसमें सिविल सर्वेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, उन सब से एक पॉलिटिशियन मुखातिब होता है। और यही वजह है कि जो पॉलिटिशियन की जो तकरीर होती है उसके अंदर से लोग पॉइंट्स निकाल के उसमें कॉन्ट्रडिक्शन और तजादात बहुत आसानी से ढूंढ लेते हैं, बिकॉज पॉलिटिशियन को मल्टीपल लेयर्ड ऑडियंस से बात करनी होती है, और कोई एक ऐसी उसकी कोई उसका एक ऐसा कम्युनिकेशन मैसेज जो है वो बनाना जो सबको इक्वली अपील करे और सबकी समझ में आए या सबकी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पे उतरता हो, ये बहुत मुश्किल काम है। इसी वजह से लोग पॉलिटिशियंस का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, और ये सिर्फ इमरान खान की तहरीक इंसाफ नहीं है, किसी भी पॉलिटिशियन का दुनिया के किसी भी हिस्से में इस वजह से बहुत आसानी से उसे रिडिक्यूल किया जा सकता है। और यही वजह है कि वेस्टर्न जो पॉलिटिशियंस हैं उनके जो स्पीच राइटर्स हैं वो बहुत ही, आप समझें कि बिल्कुल कंप्यूटर एनालिसिस करके जो है वो स्पीचेस को बनाते हैं। अगर आप प्रेसिडेंट बराक ओबामा की स्पीचेस देखें, या आप इसे कहते हैं अभी जो जो बाइडन है उनकी स्पीचेस देख लें, या इंपॉर्टेंट अमेरिकन पॉलिटिशियंस की स्पीचेस देख लें। अब इमरान खान साहब को अगर एक 20 मिनट की स्पीच तैयार करनी है तो वो स्पीच वो खुद नहीं तैयार कर सकेंगे, ये वो गलती उनको नहीं करनी चाहिए। उन्हें ये स्पीच तैयार करनी होगी विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। उसमें माय जो नेम सेक हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ, जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है फॉर सम रीज़न, तो एक्स पाकिस्तानी एम्बेसडर्स एंड फॉरेन सेक्रेटरीज ऐसे हैं पाकिस्तान में जिन्होंने गुज़श्ता 15 और 20 बरस में अमेरिका के अंदर उन्होंने सर्व किया है, आइदर इन द कैपेसिटी ऑफ एन एम्बेसडर और इन द कैपेसिटी ऑफ अ डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन, DCM। ऐसे लोग जो हैं वो बुलेट पॉइंट्स और राइटिंग उसकी बना सकते हैं। और इमरान खान साहब को ये स्पीच जो है इंग्लिश में करनी होगी, कैजुअल ड्रेस में करनी होगी, और बहुत तैयार करके करनी होगी, ताकि वो इसमें कहीं ड्रिफ्ट ना कर जाएं, डाइग्रेशन जो है वो ना कर जाएं। और चूंकि मैं एक कम्युनिकेटर हूँ, मैं वीलॉग्स करता हूँ, मैं टीवी प्रोग्राम्स करता हूँ, मैं बाखूबी वाकिफ़ हूँ कि कितना आसान है एक पब्लिक स्पीकर के लिए कि वो किसी भी पॉइंट ऑफ टेंजेंट से ड्रिफ्ट कर जाए, स्लिप कर जाए और एक गलत डायरेक्शन में चला जाए। तो लेकिन क्योंकि ये स्पीच जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज जो प्रेजेंट पाकिस्तान में सिस्टम है ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत, अपना कॉन्फिडेंस जो है वो अमेरिका के सिस्टम के अंदर से डिराइव कर रहा है। जैसा कि आपने देखा कि हुकूमत बनाते ही पहला काम शहबाज शरीफ साहब ने किया कि उन्होंने डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब को फौरी तौर पर वाशिंगटन भेजा, ताकि वो वहाँ जाकर अपने आप अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एंगेज कर सकें, IMF को एंगेज कर सकें, एक लेवल ऑफ ब्रिज बना सकें। उसके बाद बहुत जल्दी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पहुंचे सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया से निकल के वो पहुंचे UAE। और गो के वो जो $10 बिलियन की जो एक एक्सटेंडेड लेवरेज पोजीशन थी कि उनको ये फंड्स मिल जाएंगे, वो अभी तक उनको नहीं मिले। और ना मिलने की वजह जो बुनियादी तौर पर समझ आती है कि गो के सिग्नल तो ज़रूर है वाशिंगटन की तरफ से, लेकिन कुछ तो फॉल्ट लाइंस भी हैं सऊदी अरब और UAE और अमेरिका और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान। लेकिन ये भी है कि IMF हो या सऊदी अरेबिया हो या बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हो, ख़ास करके सऊदी अरेबिया और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जो ऊँट है ये किस करवट बैठता है। तो फिर आपने ये भी सुना होगा कि बिलावल जरदारी भुट्टो को वाशिंगटन भेजने की तैयारी है, शायद और भी इम्पोर्टेंट लोग जो हैं उनको वाशिंगटन भेजा जा रहा है, ताकि वो वहाँ जाकर एक कॉन्फिडेंस हासिल कर सकें, रीअश्योरेंसेस हासिल कर सकें कि पाकिस्तान में जो जिस किस्म का इस वक्त एक पॉलिटिकल चैलेंज खड़ा हो गया है, इसे कैसे हैंडल करना है। अब इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी वाशिंगटन की पब्लिक स्पेस के अंदर अपना बयानिया प्लेस कर सकें। और जैसा कि मैंने कहा कि ये किसी यूनिवर्सिटी के में अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट कम्युनिटी की मदद से भी हो सकता है, और ये इन जनरल भी टाउन हॉल्स को लेकर हो सकता है, पब्लिक स्पेसेस को रेंट करके हो सकता है, किसी पार्क में स्पेस करके रेंट हो सकता है। ये इमरान खान साहब को कोई सुबह के 6-7 बजे ये पाकिस्तान में करना पड़ेगा, बिकॉज अमेरिका का जो ईस्ट कोस्ट है, जो पोलिटिकली इंपॉर्टेंट अमेरिकन हिस्सा है, वो पाकिस्तान से अंदाज़ा 10 घंटे जो है वो पीछे है। जब पाकिस्तान में सुबह के 6 होते हैं तो वहाँ रात के 8 होते हैं, जब यहाँ सुबह के 7 होते हैं तो वहाँ रात के मेरा ख्याल है 9 होते हैं, क्योंकि इफ़ आई एम करेक्ट, बट बेसिकली 9-10 घंटे का फ़र्क जो है डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में है, क्योंकि 3 टाइम जोन्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ऑपरेट करते हैं। अब ये जो स्पीच है इसमें होगा क्या, ये जो स्पीच का कंटेंट है उसकी मैं एक ब्रॉड आउटलाइन आपके सामने रख सकता हूँ। इसको फाइन ट्यून करना तो इमरान खान साहब की उस टीम जिसमें फॉर्मर NSA हैं, जिसके अंदर एक्स एम्बेसडर्स हैं, फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह हो सकते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वैसे कैसे फाइन ट्यून कर सकते हैं। देखिए, इमरान खान साहब को डोनाल्ड लू की अमेरिका के सिस्टम में और एक आम अमेरिकन आदमी की माइंड में डोनाल्ड लू की कोई हैसियत नहीं है। एक आम अमरीकी आदमी के लिए जो कि फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट नहीं है, उसके लिए ये समझना भी मुमकिन नहीं है कि डोनाल्ड लू की तरह का कोई अमेरिकन अफसर छोटा सा जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो साउथ एशिया का, वो पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क को जो न्यूक्लियर पावर है
جو 220 یا 250 ملین جس کی آبادی ہے، جس کی اتنی بڑی فوج ہے، اس کو ڈونلڈ رو ڈکٹیشن دے سکتا ہے اس کے ایمبیسڈر کو بلا کے. کامن امریکن آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا انلیس کہ وہ انٹرنیشنل ریلیشنس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہو. تو خان صاحب کو ایک ڈفرینٹ قسم کا بیانیہ چاہیے، آل ٹوگیدر ڈفرینٹ. جو انہوں نے آج یو کے یورپ میں تقریر کی، جو پاکستان میں روایتی تقریر دہراتے ہیں، اس سے ان کو بالکل ڈفرینٹ اسکرپٹ چاہیے. اور وہ اسکرپٹ کے مین پوائنٹس جو ہیں وہ یہ ہوں گے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک لانگ اسٹینڈنگ ریلیشن شپ ہے، بڑا میننگ فل قسم کا، جو 1950s اور 60s میں چلتا ہے سیٹو سینٹو کی شکل میں. افغان وار ہوتی ہے 1980 کے، افغان جہاد، اس میں وہ ریلیشن شپ ہے. 9/11 کے بعد وہ ریلیشن شپ ہے. لیکن جب کبھی بھی یہ ریلیشن شپ تھا، یہ ہمیشہ ایک دونوں ہی سائڈس کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ اور ٹینس ریلیشن شپ تھا. بیکاز دونوں کے جو اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، ان میں ہمیشہ بڑی ڈائیورجنس رہی ہے. اور 9/11 کے بعد پاکستان نے، جسے امریکن پبلک ریئلائز نہیں کرتی، پاکستان نے بہت سفر کیا ہے. امریکن میڈیا نے تو لوگوں کو یہ بتایا کہ امریکہ نے پاکستان کو 19-20 بلین ڈالر دیے ہیں، لیکن پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی. پاکستان کے 80,000 سے 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے. پاکستان کی صرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز، آرم فورسز آف پاکستان، رینجرز، ایف سی، پولیس، ان سب کے درمیان کم از کم 10,000 سے زیادہ کی اگر شہادتیں ہوئی ہیں، تو 30,000 کے قریب ایسے لوگ ہیں who have lost some limb، کوئی ایمپوٹیشن کرنی پڑی ہے، کوئی باڈی پارٹ فیل ہو گئے. اور کتنی فیملیز ہیں جنہیں یہ میتیں اٹھانی پڑی ہیں اور اپنے لو ونس کو بیری کرنا پڑا ہے. تو پاکستان کا چیلنج جو ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے، جسے امریکہ میں نہیں سمجھا گیا. اور جب عمران خان صاحب کی حکومت کو اقتدار ملا ان دی اگست آف 2018، تو پاکستان کو ایک طرف تو یہ چیلنج تھا کہ اس کے 2 پروونسز کے اندر 9/11 کے بعد ایک انسرجنسی کی کیفیت تھی. پاکستان کے فرنٹری ایریاز کے اندر، اور فاٹا میں، بلوچستان کے اندر، خود کے پی کے ایریا جیسے سوات کے اندر. اور پھر یہ مطلب رہی انسرجنسی. اور یہ کہ پاکستان کا جو ویسٹرن نیبر افغانستان ہے وہ انسٹیبل تھا. اور پھر یہ کہ پاکستان کا ایک جو ایگزسٹینشیل کانفلکٹ تھا انڈیا کے ساتھ، جو پاکستان امپروو کرنا چاہتا ہے، ان کی گورنمنٹ نے بہت امپروو کرنا چاہا، لیکن وہ تعلق جو ہے وہ ٹینس رہا بیکاز آف دی پیکولر آئیڈیالوجی جو کہ وہاں پہ رہی ہے. لیکن ہی از ویری ایگر، ان کی گورنمنٹ کی بڑی اس میں ابھی بھی ایگر ہے اس کی پی ٹی آئی کہ اس ریلیشن شپ کو بھی امپروو کیا جائے. اور اس کے علاوہ ان کا ایک ریلیشن شپ چین کے ساتھ ہے، جس نے ہیویلی انویسٹ کیا ہوا ہے پاکستان میں، اور وہ بھی بہت لانگ اسٹینڈنگ 60+ ایئرس کا ریلیشن شپ ہے، 70 ایئرس کا ریلیشن شپ ہے، جس میں چائنا نے گزشتہ 6-7 برس میں پاکستان کی اکانومی کے اندر ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، انرجی کے پروجیکٹ سے، ہائیڈرو الیکٹرک پاور کے پروجیکٹ سے، انفراسٹرکچر کمیونیکیشن کے پروجیکٹ سے بہت ہیویلی انویسٹ کیا ہے. اسی طرح پاکستان کا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کا جتنا ایکسٹرنل ٹریڈ جو بینیفیشل ہے ٹو پاکستان، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہے، نارتھ امریکہ کے ساتھ ہے، یورپین یونین کے ساتھ ہے. لیکن پاکستان کا انرجی کرائسس اور ٹریڈ کرائسس ایسا بھی ہے کہ پاکستان کی حکومتیں، اس سے آنے والی پہلی حکومتیں، اسٹیبلشمنٹ یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہمیں رشیا کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپ بنانے ہیں، تاکہ ہمیں سینٹرل ایشین کوریڈور کے اندر ٹریڈ ایکسیس بھی ملے، جہاں رشیا کا بہت انفلوئنس ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں رشیا سے ہمیں سستا تیل، سستا اناج، سستے گرینز جو ہیں، جو ویٹ ہے، وہ ہمیں رشیا سے مل سکتا ہے. تو اس قسم کی ایک اور میسج ہے. اور پھر ان کو یہ بھی اس میں جو یہ بہت سی اس میں ایسی چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب اپنی مختلف تقاریر کے اندر کہتے بھی رہے ہیں، لیکن اب اس کو ایک کنڈینسڈ فارم کے اندر، اسٹرکچرڈ فارم میں لانے کی ضرورت ہے. اور اس میں ڈرفٹ کرنے کی اور سائڈ ویز پہ جانے کی بالکل اجازت نہیں. میرے پاس یہ پرمیشن ہے ایز اے وی لاگر کہ میں ڈرفٹ کر جاؤں، میں رائٹ لیفٹ پہ نکل جاؤں، میں ڈائگریشنز کر لوں، میں کر سکتا ہوں یہ، کیونکہ میں صرف ایک انالسٹ ہوں. لیکن ایک جو امپورٹنٹ پولیٹیکل لیڈر ہے، جو اسٹیٹس مین ہے، اس کے پاس اس قسم کی اسپیچ میں ڈرفٹ کی گنجائش نہیں ہے. تو ایک ٹوٹلی پریپیئرڈ اسپیچ ہوگی، جس میں ان کو یہ بھی ایمفسائز کرنا ہے، اور یہ پوائنٹ وہ پہلے کہہ چکے ہیں، کہ کیسے یوکرین کرائسس کو پاکستان میں نہیں کوئی انڈرسٹینڈ کر سکتا تھا، بیکاز یوکرین کرائسس خالصتاً یورپین سیکیورٹی کا ایک ایشو تھا، جس کا بیک گراؤنڈ اور کانٹیکچولائزیشن جو ہے وہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنس کے پاس بھی، پاکستان کی پبلک کے پاس بھی، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، ان کی پارٹی کے پاس نہیں تھی. اور پاکستان کا چونکہ ایک ریلیشن شپ کا بلڈ اپ تھا رشیا کے ساتھ ریلیشنس کو امپروو کرنے کا، پاکستان کی کنسیڈریشن یہ تھی کہ اگر اس اسٹیج پہ ابرپٹلی انڈر پریشر اسے کینسل کیا جائے گا، تو جو محنت کی گئی ہے گزشتہ کم از کم 20-22 برس کی، 99 سے، جب نواز شریف صاحب نے 98-99 میں وزٹ کیا تھا ماسکو کو، اور جنرل مشرف نے وزٹ کیا تھا، تو وہ ساری کی ساری ایفرٹ جو ہے وہ رائے گاہ ہو جائے گی، جس پہ پاکستان ملٹری ٹو ملٹری ایکسرسائزز، دروز بار کمانڈو ایکسرسائزز، وہ سب تھیں. اور کس طرح سے گیس پروجیکٹ تھے، انرجی پروجیکٹ تھے، سب چیزیں. تو یہ ایک اسٹرکچرڈ کانٹینٹ ان کو کریٹ کرنا ہوگا، جو عمران خان صاحب خود نہیں کر سکتے، ان کو کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ اس میں اپنے آئیڈیاز دے سکتے ہیں، اس کو ری ہیش کر سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں. اس قسم کی ایک اسپیچ ان کو کرنی ہے. کسی امریکن
यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी स्टूडेंट कम्युनिटी की मदद से, और अगर वो अवेलेबल ना भी हो सके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसमें रिस्क क्या हैं। तो या फिर वो हो सकती है कि वो जिस तरह से उन्होंने यूरोप में एड्रेस किया, इसी तरह से वो मुख्तलिफ टाउन हॉल्स के अंदर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो अपने साथ अपने अमेरिकन फ्रेंड्स को लेकर आती है, उसे उन्हें खिताब करना है। और उसमें बहुत बड़ी परसेंट पॉसिबिलिटी है कि हर जगह कुछ ना कुछ अमेरिकन रिपोर्टर्स भी आएँ जो उसे कवर कर लें। उस स्पीच के बहुत आसानी से क्लिप्स बन जाएंगे, उसकी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो है वो अपलोड हो जाएगी और वो पूरी दुनिया में फैल भी जाएगी। इट हैज़ टू बी इन इंग्लिश। अब इसमें रिस्क क्या है? रिस्क क्या है कि देखें, जिस तरह से जब एक टेलीविजन एंकर पर्सन और एक नेटवर्क जो है उनका इंटरव्यू करता है, वो CNN हो या फॉक्स हो या अल जजीरा हो या कोई भी हो, उसको अपना एक एंगल और एजेंडा परस्यू करना होता है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो नैरेटिव सामने आने दे जो कि एक स्टेट्समैन की या पॉलिटिशियन की रिक्वायरमेंट है। अ, तो वो एक इंटरप्टेड किस्म का डिस्कोर्स होता है इस वक्त। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में भी करते हैं, वहाँ पर एक प्रोफेसर बैठ जाता है उसको मॉडरेट करने के लिए, तो वो खासे क्रिटिकल क्वेश्चन पूछेगा। अनलेस कि खान साहब कैन प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर दैट काइंड ऑफ क्रिटिकल क्वेश्चन आंसर सेशन, और वो वहाँ पे ड्रिफ्ट को कंट्रोल कर सकें, ये बेटर है कि इस सिचुएशन को अवॉइड किया जाए। ये और बात है कि 2019 में एक से ज़्यादा अमेरिकन थिंक टैंक्स में जब उन्होंने बात की, उसकी जो अगर फुटेज हम देखें, तो उन्होंने उस इंटरेक्शन और डिस्कोर्स को बहुत अच्छा उन्होंने हैंडल किया था। लेकिन मुझे थोड़ी सी परेशानी इसलिए है कि जो एक बहुत ही पॉपुलर नैरेटिव डोनाल्ड लू के हवाले से जो है वो शेप हो गया है, उन्होंने शेप किया है, और उनकी वो लोकल पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है, और जिसको आप यहाँ पे लोग बड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट एक सीरियस कीन स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन अंडरस्टैंड करता है कि वो इतना मैटर नहीं करता अमेरिकन डायनामिक्स में जितना कि लोग पाकिस्तान में समझते हैं। उसकी वजह है कि अमेरिका एक इंसानी तारीख की सबसे बड़ी ताकत है, जिस जो कम से कम दुनिया के 170 ममालिक में उसके खिलाफ एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट और नैरेटिव जो है वो पाया जाता है। सो अमेरिका के पूरा लैटिन अमेरिका उसमें शामिल है, पूरा मशरक वस्ती उसके अंदर शामिल है, पूरा अफ्रीका उसके अंदर शामिल है। तो अमेरिका को बड़ी कैपेसिटी है उनके अंदर बड़ी पेशेंस और टॉलरेंस है कि अगर उनको ये समझाया जाए कि रेटरिक अपार्ट, बट वी मीन बिजनेस, और हम जो है अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट पे चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ड्यूली इलेक्टेड लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो, यहाँ पे चोर डाकू क्लेप्टोक्रेटिक किस्म की गवर्नमेंट ना हो। आपकी वैल्यूज़ ये परमिट नहीं करती कि एक ऐसे लोगों की गवर्नमेंट किसी भी मुल्क में हो जिनके ऊपर करप्शन के सीरियस चार्जेस हों, जो डिनेस्टिक पॉलिटिक्स करते हों। अमेरिका में डिनेस्टिक पॉलिटिक्स को पसंद नहीं किया जाता। अमेरिका में पब्लिक ऑफिस की करप्शन को पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं किया जा सकता। वहाँ पर अगर किसी पॉलिटिशियन के ऊपर छोटा सा भी इल्ज़ाम लग जाएगा जिसका फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी से ताल्लुक होता है, तो वो फिर अदालतों का ज़रिए नहीं, उसने अपना मसला सेटल करना होता कि अदालत के डिसीजन का फेस करे। वो पहले अपना नाम क्लियर करता है मीडिया में आके, या वो पॉलिटिक्स से फारिग हो जाता है। तो इसीलिए अमेरिकन पॉलिटिशियन बड़ी मेहनत करते हैं कि उनका जो कैरेक्टर है और उनका नाम और उनकी प्रोफाइल जो है वो बेदाग रहे। तो ये इस किस्म की एक उनको एक प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट चाहिए इमरान खान साहब को, जिसको लेकर उनको अमेरिका के अंदर ऑडियंस के सामने जाना है। इसका बड़ा फ़ायदा होगा उनको, क्योंकि ये जो प्रेजेंट सिस्टम है इमरान या इस वक्त, क्योंकि दो इस वक्त बुनियादी तौर पर देखें, एक तरफ हम पाकिस्तानी पब्लिक है वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरी तरफ जो सिस्टम है वो वहाँ से अपनी सारी स्ट्रेंथ जो है वो डिराइव कर रहा है। तो मैंने इस हवाले से जो इंग्लिश की वीडियो की है वो भी मैं इसके साथ नथी कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, और उसको एंड एंड स्क्रीन पर भी डाल देता हूँ। इसको आप देखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। इसे हम मज़ीद रिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस स्टेज पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको समझा जाए जितना क्विकली उतना ही बेहतर है।